सभी का स्वागत है इस खास गूगल मीट क्लास में। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है ताकि जो भी छात्र या सीखने वाले आज इस वर्चुअल क्लासरूम में जुड़े हैं वे सामने प्रेजेंटेशन देख सकें। हाँ, स्क्रीन बिल्कुल साफ दिख रही है। बढ़िया। तो आज की डीप डाइव एक बहुत ही स्पेशल मास्टर क्लास है। आज का हमारा मिशन बड़ा ही स्पष्ट है। अंग्रेजी भाषा को बिना किसी भारी व्याकरण के दबाव के बहुत ही तेजी और स्पष्टता से कैसे सीखा जाए। बिल्कुल। और जो लोग भी इस भाषा से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए आज के सोर्स मटेरियल बहुत काम आने वाले हैं। सही कहा। आज की इस क्लास के लिए हमने प्लैनेट स्पार्क के बेहतरीन आर्टिकल्स खंगाले हैं, स्क्रिप्ट से एक पूरा 30 दिन का रोड मैप निकाला है, और साथ ही आर्नेल्स एवरीडे इंग्लिश और कंचन के यूट्यूब वीडियो से भी कुछ बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट लिए हैं ना। हाँ, और कई अन्य रिसर्च नोट्स भी शामिल हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इस पूरी सामग्री का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो ये है कि ये क्लास नियमों को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। अक्सर जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं वे ग्रामर की मोटी मोटी किताबों और उनके नियमों के बोझ तले दब जाते हैं। वही तो हमारा उद्देश्य आज भाषा के पीछे के क्यों को समझना है। मतलब जब कोई ये समझ लेता है कि कोई वाक्य उस तरह से क्यों बना है तो भाषा रटने की चीज नहीं रह जाती। हाँ, वो खुद को व्यक्त करने का एक बहुत ही स्वाभाविक तरीका बन जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए इसे अनपैक करते हैं। स्क्रीन पर जो पहली स्लाइड दिख रही है उसका विषय है सामान्य गलतियां और डायरेक्ट ट्रांसलेशन का जाल। ये जाल बहुत खतरनाक है ना? जब लोग नई अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो वे अक्सर अपनी मातृभाषा से वाक्यों का सीधा अनुवाद करने की कोशिश करते हैं और यहीं पर चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि हर भाषा का अपना एक अलग ढांचा होता है। जैसे एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, आपका शुभ नाम क्या है? लोग अक्सर इसे सीधे ट्रांसलेट करके व्हाट इज योर गुड नेम बोल देते हैं, जो कि सुनने में बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल। सही वाक्य सिर्फ व्हाट्स योर नेम होता है, या फिर पंखा खोल दो तो लोग ओपन द फैन कह देते हैं, जबकि सही टर्न ऑन द फैन होना चाहिए। ये जो अनुवाद वाली समस्या है ना, ये सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये सोच की समस्या है। अगर हम हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो इन दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य संरचना बिल्कुल विपरीत है। थोड़ा इसे और विस्तार से समझाएं, छात्रों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। जरूर। देखिए, हिंदी में वाक्य का ढांचा ऐसा होता है कि क्रिया यानी वर्ब हमेशा सबसे अंत में आती है। जैसे कोई कहता है मैंने कल रात एक बहुत ही डरावनी फिल्म देखी। हाँ, यहाँ देखी अंत में आया एक सस्पेंस की तरह। बात पूरी होने तक इंतजार करना पड़ता है कि आखिर हुआ क्या। सच में, जब तक वाक्य खत्म ना हो पता ही नहीं चलता एक्शन क्या है। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में एक्शन तुरंत होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आ जाती है। आई वॉच्ड अ स्कैरी मूवी लास्ट नाइट। सब्जेक्ट, वर्ब और फिर बाकी का वाक्य। सही कहा। जब सीखने वाले इस बुनियादी अंतर को नजरअंदाज करके सीधे हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी शब्दों से बदलते हैं तो वाक्य का पूरा ढांचा चरमरा जाता है। दिमाग को इस नए ढांचे के हिसाब से ढालना पड़ता है, जो शुरुआत में थोड़ा थका देने वाला होता है। हाँ, लेकिन अभ्यास से ये आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब गलती शब्दों में नहीं, सोचने के पैटर्न में है। अच्छा, इस स्लाइड में कुछ और भी बहुत आम गलतियों का जिक्र है जो सीखने वाले अक्सर करते हैं। जैसे कि उच्चारण की समस्या। हाँ, प्रोनाउंसिएशन। वी और डब्ल्यू का अंतर बहुत लोगों को परेशान करता है। वेरी को वेरी की जगह वेरी बोल देना बहुत आम है। इसका कारण यह है कि कई क्षेत्रीय भाषाओं में वी और डब्ल्यू के लिए होठों और दांतों की बनावट का अलग-अलग इस्तेमाल नहीं होता। तो सही तरीका क्या है? अंग्रेजी में बी बोलते समय ऊपर के दांत नीचे के होंठ को हल्के से छूते हैं, लेकिन जब हम डब्ल्यू बोलते हैं तो होंठ पूरी तरह से गोल हो जाते हैं, जैसे हम सीटी बजा रहे हों। वाओ, ये सिर्फ एक शारीरिक आदत है जिसे सुधारना होता है। बिल्कुल, ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। इसी तरह बहुवचन या प्लूरल्स में भी गलतियां होती हैं। जैसे शीप का बहुवचन शीप ही रहता है, लेकिन लोग शीप्स कह देते हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो प्रेपोजिशंस में होता है। ओह, प्रेपोजिशंस। जैसे बस में होने पर आई एम इन द बस कहना, जो कि गलत है। सही आई एम ऑन द बस होता है। प्रेपोजिशंस सच में बहुत उलझाते हैं, लेकिन इसका भी एक लॉजिक है। अंग्रेजी का एक अलिखित नियम ये है कि जिन वाहनों के अंदर हम चलकर अपनी सीट तक जा सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन या हवाई जहाज, हाँ, उनके लिए ऑन का प्रयोग होता है।
ऑन द बस, ऑन द प्लेन। और जिन वाहनों में हमें झुककर सीधे बैठना पड़ता है, जैसे कार या टैक्सी, उनके लिए इन का इस्तेमाल होता है। ये वॉकेबल वाला नियम तो कमाल का है। जब इन नियमों के पीछे का कारण समझ आ जाता है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं पड़ती। तो अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन एक जाल है, तो फिर एक मजबूत नींव कैसे बनाई जाए? इस सवाल का जवाब हमारी स्क्रीन पर मौजूद इस अगली स्लाइड में है। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। हाँ, दूसरी स्लाइड दिख रही है। ये स्क्रिप्ट के सोर्स से लिया गया एक 30 दिन का मास्टर प्लान है। इसे 4 हफ्तों में बांटा गया है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि पहले हफ्ते यानी फाउंडेशन में सिर्फ 25 बुनियादी क्रियाओं को सीखने पर जोर दिया गया है। सिर्फ 25? सुनने में बहुत कम लगता है ना? हाँ, क्या इतनी कम क्रियाओं से कोई भाषा सीखी जा सकती है? बिल्कुल। ये पेरेंटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल पर आधारित है। किसी भी भाषा में रोजमर्रा की बातचीत का 80% हिस्सा केवल 20% शब्दों से मिलकर बनता है। मतलब सारा खेल उन्हीं गिने चुने शब्दों का है। सही कहा। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी डिक्शनरी के हजारों शब्द रटने बैठ जाए तो वो कभी बोल नहीं पाएगा। शुरुआत में केवल उन 25 या 50 क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए जो हम सुबह से रात तक इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना, सोना, जाना, आना, सोचना। हाँ, अपना परिचय देना और सुनने की आदत डालना। इससे दिमाग पर नया बोझ नहीं पड़ता और आत्मविश्वास तेजी से बढ़ता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इसी रोड मैप का दूसरा हफ्ता ग्रामर यानी टेंसेस और आर्टिकल्स को समझने के लिए है, और उसकी संरचना को पकड़ने के लिए। बिल्कुल। और फिर तीसरा हफ्ता आता है कॉन्वर्सेशंस पर। यहाँ बड़े भाषण देने को नहीं कहा गया है, बल्कि छोटे छोटे संवाद या स्मॉल टॉक करने की सलाह दी गई है। मौसम के बारे में बात करना या वीकेंड के प्लान्स पूछना। छोटे संवाद या स्मॉल टॉक इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये लो स्टेक्स होते हैं। लो स्टेक्स से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर कोई मौसम के बारे में बात करते हुए कोई ग्रामर की गलती कर भी दे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। ये एक सुरक्षित तरीका है खुद को बोलने की आदत डालने का। कोई आपको जज नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। और फिर आता है चौथा हफ्ता फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस। इसमें इंटरव्यू के सवालों का अभ्यास करना, शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करना और अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड करके सुनना शामिल है। ये रिकॉर्डिंग वाला हिस्सा सबसे प्रभावशाली है। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, क्या अपनी खुद की आवाज को रिकॉर्ड करके सुनना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत अजीब या क्रिंज महसूस कराने वाला नहीं होता? शुरुआत करने वाले इस झिझक को कैसे दूर कर सकते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये अजीब लगना ही पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। वो कैसे? जब कोई अपनी आवाज रिकॉर्ड करता है तो उसका अहंकार या ईगो बीच में आता है, लेकिन जब उस झिझक को पार करके कोई अपनी रिकॉर्डिंग सुनता है तो वो खुद अपना सबसे अच्छा टीचर बन जाता है। क्योंकि बोलते समय हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वही तो। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने पर अपनी ही गलतियां, जैसे गलत उच्चारण या बार बार अटकना, साफ सुनाई देती हैं। इसे सेल्फ करेक्शन कहते हैं। और खुद की गलती पकड़ना ज्यादा याद रहता है। बिल्कुल। एक बार जब दिमाग खुद को सुधारने लगता है तो सुधार की गति 10 गुना बढ़ जाती है। केवल नियम पढ़ना काफी नहीं है। रिकॉर्डिंग वाली ये तकनीक सच में एक हैक की तरह काम कर सकती है। इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने के बाद व्याकरण को देखने का नजरिया ही बदल जाता है पूरी तरह से। और ये हमें सीधे हमारी तीसरी स्लाइड पर ले आता है जो अब स्क्रीन पर दिख रही है। हाँ, टेंसेस। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस स्लाइड का टाइटल है टेंसेस के मजेदार व्यक्तित्व, यानी मीट द टेंसेस। आरएन's एवरीडे इंग्लिश के नोट्स में टेंसेस को समझाने के लिए कुछ कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। यहाँ सबसे पहला नाम मिस्टर बोर्ड लिखा है। ये प्रेजेंट सिंपल के लिए है। ये मिस्टर बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? अंग्रेजी सिखाने वाले अक्सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस जैसे गणितीय फॉर्मूले रटाते हैं जिन्हें सुनकर किसी को भी नींद आ जाए। सच में वो बहुत बोरिंग होता है। इसलिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल को एक इंसान मिस्टर बोर्ड मान लिया गया है। ये कैरेक्टर बहुत ही उबाऊ है। इसके जीवन में कोई रोमांच नहीं है। मतलब ये सिर्फ रूटीन की बातें करते हैं? हाँ, ये सिर्फ तथ्यों, रोजमर्रा की आदतों और रूटीन की बातें करता है। जैसे आई ऑलवेज वेक अप एट 7 या द सन राइजेज इन द ईस्ट, जहां सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईरस लगता है। बिल्कुल। जब भी किसी ऐसी बात का जिक्र हो जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, जो बस एक नीरस सच है, तो वहां मिस्टर बोर्ड यानी प्रेजेंट सिंपल को याद किया जाना चाहिए। वाह, ये तो कोई कभी नहीं भूलेगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम है मिस्टर राइट नाउ,
जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो क्या ये मिस्टर राइट नाउ हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं? बिल्कुल। मिस्टर राइट नाउ को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कल क्या हुआ था या कल क्या होगा। उन्हें लंबी योजना बनाना नहीं आता। उन्हें बस वर्तमान से मतलब है। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि अभी ठीक इसी सेकंड क्या हो रहा है। ये बहुत ही अस्थाई या टेम्पररी बातों के लिए आते हैं। जैसे अगर हम कहें द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो। सही उदाहरण है। इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी। ये काम अभी हो रहा है, शायद 10 मिनट बाद ना हो, इसलिए जब भी अभी की बात हो मिस्टर राइट नाउ हाजिर हो जाते हैं। और तीसरे किरदार है मिस शो ऑफ, जो प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाती हैं। इनका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्हें अपनी उपलब्धियों का दिखावा करना बहुत पसंद है। अच्छा। मिस शो ऑफ हमेशा अपने किए हुए कामों की लिस्ट गिनाती हैं। आई हैव सीन दैट मूवी ट्वाइस या आई हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें एक कैच है ना? हाँ, सबसे मजेदार बात यह है कि कभी ये नहीं बताती कि उन्होंने वो काम कब किया, क्योंकि अगर उन्होंने निश्चित समय बता दिया, जैसे आई सॉ दैट मूवी इन 2015, तो वो अतीत यानी पास्ट टेंस की बात हो जाएगी। और मिस शो ऑफ चाहती है कि उनके काम का असर वर्तमान में भी बना रहे। बिल्कुल, इसलिए वे समय छुपा लेती हैं। मतलब कोई काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हवा में है। कहानियों और किरदारों से व्याकरण को इस तरह जोड़ना सच में दिमाग के लिए इसे बहुत आसान बना देता है। इंसान का दिमाग फॉर्मूलों को भूल सकता है, लेकिन इन चेहरों और कहानियों को नहीं। चलिए इसी बात पर स्क्रीन पर अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 4। ये स्लाइड मोडल वर्ब्स के बारे में है। कैन, कुड, शुड, मस्ट, विल। द रेबल्स ऑफ इंग्लिश। हाँ, इन्हें यहाँ अंग्रेजी के बागी का नाम दिया गया है। ये वर्ब्स बागी क्यों है? ये किस चीज का विरोध कर रहे हैं? इन्हें बागी या रेबल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजी व्याकरण के सबसे बुनियादी नियमों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। जैसे कि कौन से नियम? सामान्य क्रियाओं का एक नियम होता है कि जब कोई तीसरे व्यक्ति यानी ही, शी या इट की बात करता है तो वर्ब के साथ एस लगता है, जैसे ही रन्स या शी टॉक्स। हाँ, ये तो बेसिक रूल है। लेकिन ये बागी वर्ब्स इस नियम को नहीं मानते। कोई ये नहीं कह सकता कि ही कैन्स या शी मस्ट्स। ये पूरी तरह गलत है। सही, हमेशा ही कैन ही रहेगा। बिल्कुल। और एक और नियम जो ये तोड़ते हैं, दो मॉडल वर्ब्स कभी एक साथ नहीं आ सकते। आई विल कैन हेल्प यू कहना व्याकरण के हिसाब से एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। हाँ, ये बागी तो सच में अपनी अलग ही दुनिया में चलते हैं। लेकिन सोर्स मटेरियल में एक जगह लिखा है कि जब इन मॉडल्स को अतीत यानी पास्ट टेंस में ले जाना होता है तो सीखने वाले बहुत उलझ जाते हैं। हाँ, अक्सर लोग परफेक्ट इन्फिनिटिव जैसे भारी शब्दों में खो जाते हैं। अगर बिना किसी भारी जार्गन के समझ ना हो तो कोई ये कैसे कहेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब भी हमें किसी पुरानी बात पर पछतावा दिखाना हो या ये बताना हो कि अतीत में कुछ अलग होना चाहिए था, तो हम इन मॉडल्स के साथ हैव लगा देते हैं। और फिर जो काम हुआ है उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बिल्कुल सही। जैसे यू शुडंट हैव डन दैट, यानी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, बस एक भावना है, बीते हुए कल के बारे में एक राय देना। भावना की बात करें तो इस स्लाइड में यह भी बताया गया है कि मॉडल्स का इस्तेमाल सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं बल्कि शिष्टाचार या पोलाइटनेस के लिए भी होता है। हाँ, ये तय करते हैं कि बातचीत का लहजा कैसा होगा। जैसे अगर किसी से कुछ मांगना हो तो छोटे छोटे वाक्यों से समझा जा सकता है। विल यू ओपन द डोर कहना थोड़ा सीधा और आदेश जैसा लगता है, थोड़ा रूड लग सकता है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा विनम्र बनाना हो तो कुड यू ओपन द डोर कह सकते हैं। और अगर किसी को सबसे ज्यादा सम्मान देना हो तो वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। शब्दों के इस छोटे से बदलाव से पूरी बातचीत का माहौल बदल जाता है। सच में भाषा सिर्फ सूचना देने का टूल नहीं है, ये सामाजिक संबंध बनाने का माध्यम है। और यही बात एक सीखने वाले को एक रटने वाले से अलग करती है। जब किसी को पता होता है कि किस स्थिति में कौन सा लहजा इस्तेमाल करना है, तब वो सच में भाषा पर पकड़ बना रहा होता है। और सही लहजे के साथ सवाल पूछना तो और भी जरूरी है। ये हमें स्क्रीन पर मौजूद हमारी आखिरी स्लाइड सवाल पूछना और रोजमर्रा की बातचीत पर ले आता है। किसी भी बातचीत का इंजन सवाल ही होते हैं। बिल्कुल, बिना सवाल पूछे बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। सिर्फ व्हाट, व्हाई, व्हेन से काम नहीं चलता। WH वर्ड्स की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। जब लोग नई भाषा सीखते हैं तो वे अक्सर जवाब देने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सवाल पूछने की नहीं। जबकि सवाल पूछना बातचीत को जिंदा रखने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, अगर कोई सवाल पूछता है तो सामने वाले को बोलना पड़ता है और इससे सीखने वाले से थोड़ा दबाव हट जाता है।
बातचीत को गहराई देने के लिए whose यानी किसका, whom यानी किसे, with whom यानी किसके साथ और about whom जैसे शब्दों का सही उपयोग करना सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे पूछना हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, तो अबाउट whom were you talking का इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल पूछने से पहले किसी अजनबी से बातचीत शुरू कैसे की जाए, इसके लिए क्लब जेम्स वाले सोर्स में आइस ब्रेकर्स का जिक्र है, जिसमें 500 वाक्यों की लिस्ट है। वो लिस्ट बहुत काम की है। हाँ, यहाँ कुछ बहुत ही आम वाक्यों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे इज दिस सीट टेकन और कैन आई जॉइन यू, यानी क्या ये सीट खाली है। The weather has been all over the place lately, hasn't it? आजकल मौसम बहुत बदल रहा है ना? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये छोटे छोटे आइस ब्रेकर्स असल में दिमाग के लिए एक सेफ्टी नेट का काम करते हैं। सेफ्टी नेट कैसे? जब कोई नई भाषा में किसी अजनबी से बात करने जाता है तो दिमाग पैनिक मोड में आ सकता है, हेजिटेशन होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे वाक्य पूरी तरह से रटे हुए हों तो उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वे बिना अटके मुंह से निकल जाते हैं। बिल्कुल। एक बार जब पहली लाइन बिना गलती के बोल दी जाती है तो शुरुआती झिझक टूट जाती है और फिर आगे की बातचीत बहुत स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। ये तो बहुत ही शानदार हैक है। शुरुआत करने का डर ही सबसे बड़ा होता है, उसे पार कर लिया तो आधा रास्ता वैसे ही तय हो जाता है। एकदम सही बात है। ठीक है, हमारी स्लाइड यहाँ पूरी होती हैं तो मैं गूगल मीट की स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ ताकि हम इस चर्चा को समेट सकें। ठीक है। तो इन सारे सोर्सेज, आर्टिकल्स और रोड मैप्स को देखने के बाद तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि अच्छी अंग्रेजी बोलने का लक्ष्य कभी भी परफेक्ट होना नहीं होना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। परफेक्शन एक बहुत बड़ा भ्रम है जो लोगों को बोलने से रोकता है। असली मतलब आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाना है। अगर बातचीत के बीच में कोई ग्रामर की गलती हो भी जाए तो वो दुनिया का अंत नहीं है। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। बिल्कुल। गलतियां तो इस बात का सबूत हैं कि कुछ नया सीखा जा रहा है। अगर कोई गलती नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकला है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इस वर्चुअल क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहूंगा, जो हमारे सोर्स मटेरियल से थोड़ा आगे की सोच है। बताइए, वो क्या है? सीधे एक नई भाषा में सोचने लगे तो क्या उसका सोचने का नजरिया और पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाएगी? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या एक नई भाषा हमें एक नया इंसान बना देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर भाषा सीखने वाले को विचार करना चाहिए। एक नई भाषा, एक नया सोचने का तरीका और शायद एक नया व्यक्तित्व, ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। इसी बेहतरीन विचार के साथ हम आज की ये डीप डाइव मास्टर क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास फायदेमंद रही होगी। बिल्कुल, उम्मीद है आज की स्लाइड्स और चर्चा से अंग्रेजी के नियमों के पीछे का क्यों समझ आया होगा। जो छात्र आज क्लास में मौजूद थे, उन सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हम विदा लेते हैं। अपना अभ्यास जारी रखें। धन्यवाद।